तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु परफॉर्म्ड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया। तो आपको बताना है कि सबसे पहले बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने खोजा था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वाज डीएनए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस है वो है डीएनए। तो ये किसने पता लगाया, मतलब कि ये किसने पता लगाया कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस डीएनए है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एवरी, मैक्लिओड और मैकार्थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, एवरी एटॉल यूज्ड। तो एवरी, मैक्लिओड और मैकार्थी ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, इन सभी एंजाइम का उपयोग किया था। इसलिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियम ई कोलाई इज। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसमें हेरिडेटरी मटेरियल यानी कि डीएनए किस प्रकार का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज़ नॉट हैविंग। तो आपको बताना है कि एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से किस आधार पर अलग होता है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड में क्या चीज़ नहीं पाई जाती जिससे कि वो न्यूक्लियोटाइड से अलग होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाई जाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आपको बताना है कि डीएनए और आरएनए में क्या समानता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोथ हैव सिमिलर शुगर। ये गलत है, क्योंकि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। दूसरा ऑप्शन है, बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। ये भी गलत है। तो इस ऑप्शन में डीएनए तो लगभग एनिमल, प्लांट सभी में जेनेटिक मटेरियल होता है, बट आरएनए सिर्फ वायरसों में ही लगभग जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, बोथ हैव सिमिलर पिरिमिडिन्स। ये भी गलत है, अलग अलग होते हैं। और ऑप्शन डी है, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अनेक न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से ही बनता है डीएनए और आरएनए। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी, बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी स्टडी बाय। तो आपको बताना है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट है वो किसके द्वारा देखा जाता है या किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्सरे एंड क्रिस्टेलोग्राफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको बताना है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो किसकी उपस्थिति के कारण ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑकर इन डीएनए बिटवीन। तो आपको बताना है कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में किसके किसके बीच पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडेनिन एंड थायमिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपल हाइड्रोजन का पूछा जाता है, जो कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच पाया जाता है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। तो आपको बताना है कि डीएनए और आरएनए का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो किसके कारण होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फास्फोरिक ग्रुप। तो फास्फोरिक ग्रुप के कारण ही जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रूल दैट इन ए डीएनए एडेनिन इक्वल टू टी एंड ग्वानिन इक्वल टू सी इज नोन एज। तो एक नियम जिसके अनुसार डीएनए में एडेनिन के बराबर थायमिन और ग्वानिन के बराबर साइटोसिन होता है। तो आपको बताना है कि वो रूल कौन सा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चारगैप्स रूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18% देन परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी। तो आपको बताना है कि किसी पदार्थ में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 32%। अब ये कैसा है मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स आपको सिर्फ आंसर बताते हैं, बट ये कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। तो यहाँ पर साइटोसिन का जो परसेंटेज दिया वो दिया है 18%, और साइटोसिन हमेशा जुड़ता है ग्वानिन से। तो साइटोसिन का जितना परसेंटेज होता है उतना ग्वानिन का होता है। तो साइटोसिन का जो परसेंटेज है वो 18% है, तो ग्वानिन का भी परसेंटेज कितना हो जाएगा 18%। यानी कि अगर हम टोटल कर दे दोनों को मिलाकर तो हो जाएगा 36%। अब बात करते हैं एडेनिन और थाइमिन की। तो जब ग्वानिन और साइटोसिन का जो टोटल परसेंटेज है वो है 36%, तो एडेनिन और थाइमिन का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे। तो जब 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 64%। तो 64% में एडेनिन और थाइमिन दोनों है। चूँकि दोनों का रेशियो बराबर होता है तो हम क्या करेंगे 64 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी दोनों का आधा आधा आ जाएगा। तो 64 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32%। यानी कि एडेनिन 32% और थाइमिन भी 32%। तो आप क्वेश्चन चाहे एडेनिन देता चाहे थाइमिन, इसकी जगह थाइमिन भी दे सकता था, तो थाइमिन का भी परसेंटेज कितना होता 32% होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज़ फाउंड इन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि एक सूत्रीय डीएनए पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 × 174। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर डीएनए डबल हेलिक्स आर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटसन एंड क्रिक। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ याद रखिएगा कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए खोजा था वो डीएनए था बीडीएनए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज़। तो आपको बताना है कि जो डीएनए की द्विगुणन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेमी कंजर्वेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है सेमी कंजर्वेशन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग नाइट्रोजन 15 वाज कन्फर्म्ड बाय। नाइट्रोजन 15 का उपयोग करके किन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि डीएनए का कंजर्वेशन सेमी कंजर्वेशन होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मिशेल्सन एंड स्टॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज़ फ्रॉम। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है यानी कि जो द्विगुणन होता है वो किस साइड से किस साइड यानी कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 प्राइमर इंड टूवर्ड्स 2 3 प्राइमर इंड्स। तो याद रखिएगा कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5 प्राइमर इंड से 3 प्राइमर इंड की ओर होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज ऑन। तो आपने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं वो किस स्टैंड पर बनते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ओकाजाकी के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किस स्टैंड पे बनते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी लैगिंग स्ट्रैंड। तो याद रखिएगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन लैगिंग स्ट्रैंड पर होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट इन ए करेक्ट सीक्वेंस बाय। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं वो अपने करेंट सीक्वेंस में किसके थ्रू जुड़ते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डीएनए लाइगेज। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, कभी भी कोई डीएनए आपस में जुड़ता है तो वहाँ पर डीएनए लाइगेज ही होता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन 1959। तो आपको बताना है विट्रो सिंथेसिस के थ्रू आरएनए के फॉर्मेशन के लिए किसे 1959 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिविरो ओकोवा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। तो और क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज़ सॉल्युबल आरएनए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आरएनए सॉल्युबल आरएनए है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टीआरएनए। टीआरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए यानी कि एसआरएनए भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंटी कोडॉन्स ऑफ टीआरएनए बाइंड्स विथ। तो आपका बताना है कि
प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो टीआरएनए का एंटी कोडॉन है वह किसके साथ बंधता है, यानी कि इसके साथ जुड़ता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोडॉन ऑफ एमआरएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूजुअल मोड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन सेल इज। तो आपको बताना है कि कोशिका से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे प्रवाहित होती है, यानी कि फ्लो होती है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डीएनए से एमआरएनए में, एमआरएनए से प्रोटीन में। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसीजर से जो इन्फॉर्मेशन होती है सेल से फ्लो होती है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सेंट्रल डोग्मा इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ। तो आपको बताना है कि सेंट्रल डोग्मा इनमें से किस में नहीं होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेट्रोवायरस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आपको बताना है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो किस प्रकार का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज ब्रॉट टू लाइट बाय द वर्क ऑफ। तो आपको बताना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो किसके कार्यों के द्वारा प्रकाश में आई, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया किसके द्वारा खोजा गया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, H.W. टेमिन एंड डी बाल्टीमोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज टर्म। तो आपको बताना है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान डीएनए का वह कौन सा भाग होता है जिस पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रमोटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिवनाउ बॉक्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रैंड है जिसे हम प्रिवनाउ बॉक्स कहते हैं। जैसे कि यूकैरियोट्स में डाटा बॉक्स होता है, उसी तरह प्रोकैरियोट्स में होता है प्रिवनाउ बॉक्स, और ये स्ट्रैंड होता है 5 प्राइमर TA 3 बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कोडॉन फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज। तो आपको बताना है कि जो विकसित कोशिकाएं हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की जो शुरुआत होती है वो किस कोडॉन के थ्रू होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, AUG, जो कि मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टर्मिनेटर कोडॉन आर। तो आपको बताना है कि इसमें से टर्मिनेटर कोडॉन, जिसे हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं या फिर नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, तो आपको इसमें बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, UAA, UAG, UGA। इन्हीं को हम टर्मिनेटर कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन या फिर नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही युग्मित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो ट्रिपलेट कोड है किस एमिनो एसिड से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाइसिन, जिसके लिए कोड होता है AAA, यानी कि AAA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन एक्टिवेटेड एमिनो एसिड आर लिंक्ड टू देयर कोगनेट tRNA दिस इज कॉल्ड। तो जब उत्तेजित एमिनो एसिड अपने नज़दीकी tRNA से जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन वाज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ओपेरॉन की जो विचारधारा है या कंसेप्ट है वो किसने प्रस्तुत की थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जैकब एंड मोनोद ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिप्रेसर प्रोटीन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेगुलेटर जीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरॉन कंसेप्ट इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस बताना है लैक ओपेरॉन कंसेप्ट में।
तो सही सीक्वेंस है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, जो कि ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है इन लैक एप्रॉन सिस्टम लैक आई जीन कोड्स फॉर। तो आपको बताना है लैक एप्रॉन सिस्टम में जो लैक आई जीन है वो किसके लिए कोड करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, रिप्रेशर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है पोर्शन ऑफ जीन विच इज़ ट्रांसक्रिप्ट बट नॉट ट्रांसलेटेड इज़। आपको बताना है कि जीन का वह भाग जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ हो बट ट्रांसलेशन न हुआ उसे क्या कहेंगे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंट्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल लेता है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रॉन्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन तो होता है बट ट्रांसलेशन नहीं होता, बट एक्सॉन ऐसा है जिसमें कि दोनों प्रोसीजर होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन इन द जीनोम ऑफ कल्पना चावला वाज। तो आपको बताना है कि कल्पना चावला के जीनोम में कितने जीन उपस्थित थे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चाहे कल्पना चावला हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें उसके जीन में 30,000 जीन उपस्थित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेम मीन वन एंड सेम थिंग। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से जोड़े हैं जिनका एक ही अर्थ है। तो कोडॉन का मतलब जीन नहीं होता, सिस्टॉन का मतलब ट्रिपलेट नहीं होता, जीन पूल का मतलब जीनोम नहीं होता, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है द वेक्टर BAC दैट्स मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC दैट्स मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ। तो आपको बताना है कि BAC और YAC वाहक किस काम में प्रयोग में आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ करते हैं HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं VNTR, आर यूज्ड इन। तो आपको बताना है कि VNTRS का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, DNA फिंगरप्रिंटिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन इज़ ट्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड DNA आर निगेटिवली चार्ज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। हिस्टोन H1 जो कि बाहर की तरफ जुड़ता है, यदि वो न्यूक्लियोसोम से जुड़ना प्रारंभ कर दे तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका क्या अर्थ है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द DNA इज कंडेंस इनटू क्रोमेटिन, यानी कि DNA सिकुड़ करके क्रोमेटिन का निर्माण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है विच वन इज़ नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो जेनेटिक कोड का नहीं है। तो स्पेसिफिक होता है, यूनिवर्सल होता है, डीजेनरेट होता है, बट एम्बिग्यूअस नहीं होता है, यानी कि अनएम्बिग्यूअस होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम्बिग्यूअस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। जीव विज्ञान के इतिहास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा किसका विकास हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48 है RNA पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ। तो आपको बताना है कि RNA पॉलीमरेज कौन सी प्रक्रिया को उत्तेजित करने की प्रॉपर्टी यानी कि कैपेबिलिटी रखता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलोंगेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर लिंकेज बिटवीन। तो आपको बताना है कि जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किसके किसके बीच बनता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शुगर एंड फॉस्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है विच इज़ इनकरेक्टिवली मैच। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत मैच किया हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें कि जॉर्ज गैमो जो कि ट्रांसपोज़ॉन को नहीं खोजा था, उन्होंने जेनेटिक कोड को खोजा था, और ट्रांसपोज़ॉन की जो खोज की थी वो किए थे बारबरा मिकलिन टॉक ने।
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जॉर्ज गैमो ट्रांसपोज़ोन।